मैं ऋचा सिंह के पास चलूं, उससे पहले दो तीन बातें कहूंगा कि पानी रुक जाने दीजिए। हो सकता है कभी इच्छा भी पूरी हो जाए कि पानी रुक जाए सिंधु का, ठीक है ना, पाकिस्तान को जो 80% पानी जाता है वो रुक जाए। हमको उन चेहरों का आभास है कि सबसे पहले हिंदुस्तान में कौन से आपा करेंगे। क्या कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला हिंदुस्तान में कौन लोग स्यापा करेंगे? कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक हम उन चेहरों को जानते हैं, देश भी जानता है। सबसे पहले छाती पीटने वाले कौन आएंगे जलूस निकालने? अलीगढ़ में जलूस निकलेगा। पानी अलीगढ़ का बंद नहीं होगा, पानी बंद होगा पाकिस्तान का। और जलूस कहां निकलेगा? बरेली में, अलीगढ़ में, आजमगढ़ में। हमको मालूम है ना, हमने देखा नहीं क्या यहां? और दो बातें बड़ी वैसी हैं, जब देश एक स्वर में बात कर रहा हो सकता है समाजवादी पार्टी को प्रधान नरेंद्र मोदी पसंद नहीं, अच्छी बात है, लेकिन ये बात तो अखिलेश यादव को भी स्वीकार करनी होगी, अशोक यादव जी को भी स्वीकार करनी होगी, चाहते हुए भी या अनचाहे भी, कि भारत का चेहरा तो नरेंद्र मोदी ही है। ठीक, आप मानो या न मानो, बेमन से मानो, दुखी होके मानो, रो के मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विश्व में भारत का चेहरा नरेंद्र मोदी है। जिस वक्त भारत का चेहरा बोल रहा है कि हम ऐसी सजा देंगे जो कल्पना से परे हो, उस वक्त भारत के एक राज्य की रीजनल पार्टी ये कह रही है कि लफाजी ना करो। ये आस पड़ोस के लौंडों का खेल हो रहा है क्या? ये डिग्री कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव हो रहा है, उन लफाजी ना करो। ये भाषा ठीक नहीं। अशोक भाई, आप संयमित व्यक्ति हैं, योग्य प्रवक्ता हैं, ये भाषा ठीक नहीं इस वक्त। मैंने एक बार अखिलेश जी के सामने कहा था जब वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, उसी मंच पर वो भी थे और मैं भी था। मैंने अपने भाषण में कहा कि पसंद हो या ना पसंद हो, उत्तर प्रदेश का चेहरा अखिलेश यादव है और देश का चेहरा नरेंद्र मोदी है। आपके कहने से बदल जाएगा चेहरा। देश का निर्वाचित प्रधानमंत्री, और इस विशेष समय में आप कह रहे हो लफाजी ना करो। ये आपकी टिप्पणी पाकिस्तान भी सुन रहा है ना, और इसी टिप्पणी पर वो बतासे बांट रहा होगा कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कह रहा होगा समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कैसी बात कर रहे हो भाई? कोई बोलता है इसे अपने देश के लिए? अमेरिका पर हमला हुआ था, आपने ऐसी अभद्र टिप्पणी सुनी थी उस समय के अमेरिका के प्रशासन के खिलाफ किसी की? नहीं, वहां भी विरोधी दल है, वहां की भी समाजवादी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां वहां भी है। किसी ने वहां के राष्ट्रपति के लिए ने कहा था यार ये लौंडो जैसी हरकतें न करो, लफाजी न करो, नहीं बोला था कोई। ये मर्यादा का उल्लंघन है मित्र, इससे हमको इस वक्त कम से कम बचना चाहिए। बाकी तो सब ठीक है, जब देश पर आंच आए तो हम मन से माने मर्यादा तो ठीक, और बेमन से माने तो भी ठीक, लेकिन मर्यादा में रहना चाहिए भाई। मेरा निवेदन सिर्फ इतना ही है। ऋचा सिंह, सब यही पूछ रहे हैं कि जो होगा, अब ये कोई नहीं पूछ रहा कि क्या होगा, ये सब मान रहे हैं भारत में कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। अब प्रश्न ये तैर रहा है जो होगा वो कितना बड़ा होगा। यही बात दीवान साहब ने पूछी और कही, और यही बात मैं कह रहा हूं। क्या ये तो सब मान रहे हैं कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। मैंने कहा कि जब हम अस्पताल में जाते हैं और ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के लिए मरीज आने को होता है तो ओटी में कुछ पहले तैयारियां की जाती हैं, वैसे ही जब कोई सैन्य ऑपरेशन होता है तो उसमें भी कुछ पहले तैयारियां की जाती हैं। मेरी बात से दीवान साहब सहमत होंगे। वो देश को दिख रही है, दुनिया को भी दिख रही है, जिस ढंग की हलचलें चल रही हैं। प्रधानमंत्री ने आज बिहार की जमीन से कहा कि हम ऐसी सजा देंगे जो कल्पना से परे होगी, मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। क्या समझें? सर, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में ये जो आतंकवादी घटना हुई, ये बहुत कायरतापूर्ण
अक्षम्य और बेहद निंदनीय है। आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं सबसे पहले इसमें मारे गए जो बेगुनाह लोग हैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनशीलता अर्पित करती हूँ और ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि पूरी भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, इस देश का 140 करोड़ भारतीय उनके साथ इस दुख की घड़ी में मजबूती से खड़ा हुआ है। आदरणीय अमिताभ सर, ये बात तो सत्य है कि भारत आज मन से उद्गार निकलता है और ये मन की वेदना है कि ये हमला सिर्फ उन टूरिस्टों पर हमला नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा पर हमला है, हमारी अहिंसा की नीति पर हमला है और हमारी सहनशीलता की नीति पर हमला है। ये भारत राम और कृष्ण का देश है और प्रभु श्री राम ने भी समुद्र से कहा था, लेकिन जब उसने नहीं माना तो उन्होंने घोषणा की थी, जिस तरीके से आज मंच से प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की है कि मिट्टी में मिला देंगे, किसी भी आतंकवादी और आतंकवादियों को षड्यंत्र में समर्थन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और सरकार के साथ, इस देश के साथ पूरी दुनिया देखेगी कि आतंकवाद करने वालों को और आतंकवादी घटना को कारित करने वालों के साथ भारत क्या व्यवहार करता है। लेकिन आपने एक बात एकदम सही कही, मैं उस बात के साथ अपना समर्थन करती हूँ कि जिस तरीके से अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, ये जरूरी है कि इस क्षण में जब पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी हुई है, इस कायरतापूर्ण हमले के साथ खड़ी हुई है, तो कम से कम भारत के भीतर से इस तरीके की आवाज नहीं आनी चाहिए और पूरी दुनिया को हमारी एकजुटता दिखाई पड़नी चाहिए। ये राजनीति का समय नहीं है, ये देश की नीति का समय है। जब 140 करोड़ भारतीयों की जो विश्वसनीयता है वो इस देश की सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ दिखाई पड़नी चाहिए। तो आदरणीय प्रधानमंत्री, मैं बहुत व्यथित हूं आदरणीय अमिताभ सर की इस तरीके की घटना जिसमें महिलाओं से उनका धर्म पूछकर, पुरुषों का धर्म पूछकर, उनके कपड़े उतरवाकर, उनके सामने उनको गोली मार दी गई, महिलाओं को छोड़ दिया गया और ये कहा गया कि जाकर बता देना देश के प्रधानमंत्री को। तो इस तरीके की घटना, इसको समझना पड़ेगा और इस देश मजबूती से इसके साथ खड़ा होना पड़ेगा और पूरा देश खड़ा हुआ है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इसका जवाब देंगे और इसका ऐसा जवाब देंगे कि आतंकवाद की जड़ें खत्म करने वाला ये जवाब होगा। जी ठीक बात है, देश यही चाहता है। मौलाना साहब, एक बात समझनी मुझे है, हमला होता 28 ही लोग मारे जाते, आतंकी आके ऐसे गोली चलाते, लेकिन ये पिक एंड चूज नहीं करते कि 2 लोगों को खड़ा किया, मुझे और अशोक यादव को खड़ा किया, बोले कलमा सुनाओ, अशोक जी सुना दिए, बोले जाओ तुम चॉकलेट खाओ, बोले अग्निहोत्री ने नहीं सुनाया, बोले इसको गोली मार दो, ये या पेंट उतारो। ये नहीं करते तो शायद मेरे लिए इतना खतरनाक ये पड़ाव नहीं होता। ये पड़ाव फुल एंड फाइनल पर आ गया। अब कोई लच्छेदार भाषा, कोई जलेबी इमरती नहीं चलेगी, कोई फर्जीफिकेशन नहीं चलेगा, कोई बुद्धिजीवी लोगों का जो एक नैरेटिव सेट करने का गैंग होता था, अब वो ध्वस्त हो गया। अब नहीं चल सकता कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता। इस मरसिया को अब कोई सुनने को तैयार नहीं मौलाना साहब, नहीं। 28 लोग मार दिए गए होते, कोई दिक्कत नहीं थी। आतंकवादी गतिविधि है, ठीक है, हम निपटेंगे। ये करेंगे आप? लोगों को देह से देखकर गोली मारेंगे? टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आलेख छापा है जिसमें 2 घटनाओं को दिखाया है, मैंने उसको एक्स पर डाला है कि जिसने कलमा पढ़ दिया वो बच गया, जो नहीं पढ़ पाया वो मारा गया। फिर भी ये भोड़ी बातें हो रही हैं। बोले देखिए सबको भाईचारे में रहना है, रुमाली रोटी में रहना है, तंदूरी रोटी में रहना है, गंगा जमुनी में रहना है, ये दुनिया की बातें हो रही हैं। मौलाना साहब देखिए सुनिए, उसमें कुछ मुसलमान भी मारे गए। देखिए अभी मैं अरे मसला ही नहीं मुसलमान क्यों मारे, मुसलमान तब मारा गया जब हुज्जत किया उसने, लेकिन हिंदू मारा गया क्योंकि वो हिंदू है। इसका एक साथ गोलमोल नहीं करिए मौलाना साहब, मैं आपका एहतराम करता हूं, लेकिन ये लपेटिए नहीं, लपेटिए नहीं। देखिए नहीं, सही बात है। देखिए जो इस्लाम के नाम पर आतंकवाद हो रहा है उसकी लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी खुद मुसलमानों की है और मुसलमानों के स्कॉलर की है। मैं तो कहता हूं कि इनको दायरे इस्लाम से खारिज करो और ये आतंकवादी मर जाए तो इनको कब्रिस्तान मत दो। जब तक इस तरह का इस्लामी स्कॉलर अच्छी बात,
अच्छी बात कही मौलाना साहब ने, मैं उस बात के साथ खड़ा हूं। नहीं सुनिए, मैं कहता हूं कि हिंदुओं का नाम पूछ के जिन लोगों ने मारा है उनको दायरे इस्लाम से खारिज करो। अगर फौज उनको गोली मार देती है तो उनको कब्रिस्तान भी मत दो, उनके जनाजे की नमाज मत पढ़ाओ। जब तक फ्रंट फुट पे आके हम जैसे लोग स्कॉलर इस्लाम के जानने वाले सामने आकर के बात नहीं करेंगे तो ऐसी आतंकवादी हरकतें करते रहेंगे। देखिए, आतंकवादियों का बोन क्यों तोड़ना है, वो क्या है, पाकिस्तान की फौज है। सैयद आसिम मुनीर ने 2-3 दिन पहले क्या बयान दिया था, पाकिस्तान कभी भी अमन चैन से भारत के लोगों को रहने देना नहीं चाहता है। आतंकवादियों को तो ठोकिए। एक बार तो मेरा कहना है कि पाकिस्तान की फौज को ठोकिए, सैयद आसिम मुनीर को आतंकवादी घोषित करिए। दुनिया से मेरी अपील है कि इस्लाम के नाम पर गैर इस्लामी हरकत कर रहे हैं आतंकवादी, इनको आतंकवादी घोषित करो। सैयद आसिम मुनीर को घोषित करो। पाकिस्तान की ठीक मौलाना साहब। मेरे पास है